नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्न प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 8 बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसका हम देख रहे हैं पासबुक के क्रेडिट शेष अर्थात ओवरड्राफ्ट क्रेडिट शेष बैलेंस के अनुसार किस प्रकार से आपको शेष दिया रहेगा और उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना तत्काल मिल सके। चलिए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 18 में क्या कह रहा है और ये किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमको बताया है 31 दिसंबर 2006 को मेरी पासबुक 9,700 रुपये का जमा शेष बता रही है, मतलब ट्रेड बैलेंस एज पर पासबुक 9,750 बता रही है। चलिए साथ में पढ़ते जाते हैं और हमको तत्काल पोस्टिंग करते जाएंगे। पहला आइटम है कि 1,850 का एक चेक 15 दिसंबर को इशू किया गया, लेकिन अगली 15 जनवरी उसे प्रस्तुत की गई, जबकि बना रहा है 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर के बिफोर अगर जमा हो जाता है तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर उसके पश्चात होता है तो उसी आइटम को हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस करके एडजस्टमेंट करके टैली करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि नियम हमारा चूँकि चेंज हो चुका है कि जो आइटम प्लस होते थे वो माइनस होंगे और जो माइनस होते थे प्लस होंगे, मतलब उल्टा नियम लगेगा। तो हमारा पहला बताया है 1,850 रुपये के चेक जो हमने इशू किए थे, जो पेमेंट हेतु प्रेजेंट नहीं हुए। सामान्यतः नियमानुसार ये प्लस होता है, चूँकि रूल पलट गया है इसलिए इसको अपन यहाँ क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे। तो सबसे पहले बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे 31 दिसंबर 2016 की स्थिति में। इसका कॉलम आपको मालूम है, पर्टिकुलर्स है, अमाउंट है। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक हमको दिया हुआ है 9,750 और हमको क्या किसका बैलेंस लाना है, पासबुक का बैलेंस टैली करना है। चलिए बच्चों, सबसे पहले मैंने बताया आपको 1850 का चेक हमने इशू किए थे, लेकिन जो 15 जनवरी को प्रेजेंट हो रहा, मतलब 31 दिसंबर तक प्रेजेंट नहीं हुआ। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टिल, तो क्या आ जाएगा, घटने वाला में घट जाएगा ये। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक, बैंक में पैसा लेने के लिए ही नहीं पहुंचा है। तो ये क्या हो जाएगा, सामान्य नियम से जुड़ता है लेकिन नियम परिवर्तित हो गया, इसलिए क्या होगा, घटेगा। दूसरा आइटम हमको यहाँ बोल रहा है बैंक ने 30 रुपये ब्याज दिया तथा 10 रुपये कमीशन लिया। तो मतलब यहाँ दोनों भी हो रहा है। बैंक चार्जेस जो होता है सामान्य नियम के हिसाब से माइनस होता है और बैंक ने 10% कमीशन भी चार्ज किया है, तो दोनों सामान्य नियम अनुसार माइनस आइटम है, लेकिन चूंकि नियम परिवर्तित हो गया है इसलिए दोनों आइटम क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज बाय बैंक या डेबिटेड इन पासबुक, डेबिटेड इन पासबुक या चार्ज बाय बैंक भी लिख सकते हो। तो कितना है, 30 रुपये और प्लस 10 रुपये, 40 रुपीज़, 40 रुपये। सॉरी, इसमें थोड़ा सा आपको फिर से क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए। यहाँ बोला है बैंक हैड अलाउड, मतलब बैंक के द्वारा ब्याज दिया गया है। हिंदी में क्लियर, बैंक ने 30 रुपये ब्याज दिया बोला है, लिया नहीं बोला है ना। तो इसलिए इसमें जो ब्याज दिया है सामान्य नियम से प्लस होता है तो ये माइनस हो जाएगा, और 10 रुपये कमीशन लिया है बोल रहा है, अर्थात हमसे क्या कर रहा है, वो चार्ज कर रहा है। तो यहाँ कमीशन आएगा, बैंक चार्जेस नहीं आएगा,
कमीशन चार्ज बाई डिविडेंड पासबुक आ जाएगा ओनली फॉर 10 रुपीज़ आएगा। और बैंक के द्वारा इंटरेस्ट दे रहा है, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक 30 रुपये। तो 10 रुपये यहाँ पे सामान्य नियम के अनुसार घटता था तो जुड़ेगा, और बैंक इंटरेस्ट कम बैंक के द्वारा दिया गया है, नियमानुसार प्लस होता था वो क्या हो जा रहा है बच्चों, यहाँ घट जा रहा है क्योंकि नियम हमारा परिवर्तित हो गया है। अगला हमारा आइटम बोल रहा है 26 दिसंबर को 460 रुपये का चेक जमा किया गया जो अगली 6 जनवरी को जमा हुआ। ये हमारा डिपॉजिटेड चेक बट नॉट कलेक्टेड वाला आइटम है, घटने वाला पहला आइटम है। क्योंकि नियम बदल गया है इसलिए भी क्या होगा, जुड़ेगा। तो डिपॉजिटेड चेक बट नॉट प्रेजेंटेड, या चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक but not collection for bank, but not bank for collection, बैंक के द्वारा कलेक्शन नहीं किया गया है। और अमाउंट कितनी है, 460 रुपये। नेक्स्ट आइटम है, एक ग्राहक ने सीधे मेरे बैंक खाते में जमा कर दिए 300 रुपये जिसकी सूचना जनवरी को मिली। तो ये कौन सा आइटम है, ये भी नियमानुसार जुड़ने वाला आइटम है, लेकिन नियम परिवर्तित हो गया इसलिए घटेगा। क्या होता है, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर, और अमाउंट है 300 रुपीज़। नेक्स्ट है आपका लास्ट आइटम है 150 रुपये चेक बुक, 150 रुपये चेक रोकड़ बही में लिखा गया किंतु बैंक भेजना भूल गए। कैश बुक में एंट्री हो चुकी है लेकिन बैंक भेजे ही नहीं, तो कलेक्शन कहाँ से होगा। तो सामान्य नियम के अनुसार ये हमारा घटता है, क्योंकि नियम परिवर्तित हो गया है इसलिए क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो चेक इंटर्ड इन कैश बुक, चेक इंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में एंट्री हो गई है बट नॉट सेंड टू बैंक, बट नॉट सेंड टू बैंक, लेकिन बैंक भेजना भूल गए, बैंक नहीं भेजे। कितने का है, 150 रुपये का है। तो इस तरह से ये 3 आइटम क्या हो जाएंगे, प्लस होंगे। तो तीनों को जोड़ेंगे आप, तो इसका टोटल आ रहा है 6 5 11 12 0 5 और 1 6, 620 रुपये। इसको ऐड कर दीजिए तो 10,370 रुपये। इनका भी टोटल करेंगे 8 3 11 2,180 रुपये। तो 10,370 में 2,180 रुपये आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 8,190 रुपये, जो आपको बता रहा है आपके कैश बुक में इतना रुपये जमा आपके बता रहा है। बच्चों, अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।